हेलो स्टूडेंट्स। तो हम जो चैप्टर बेटा कर रहे थे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसके अंदर आपने पिछले वीडियो के अंदर पढ़ा था कि जितने भी हमारी सेल्स होते हैं उनके अंदर ऑर्गेनल्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, डीएनए होते हैं और भी बहुत सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और सेल को हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर और हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सब इसी सेल के कारण होते हैं। तो उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पे पिछले वीडियो के अंदर हमने बेसिक सेल्स के बारे में पढ़ा था, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, सेल जो है वो प्लांट्स में किस तरह के, एनिमल्स में किस तरह की, प्रोकैरियोट्स क्या हैं, यूकैरियोट्स क्या हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ये ऑलरेडी हम फर्स्ट वीडियो के अंदर हम कर चुके हैं। तो ये बेटा हमारा सेकंड वीडियो है, जिसके अंदर हमारे जो मेनली ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ हम इस वीडियो में, कुछ हमारे थर्ड वीडियो में और कुछ हम फोर्थ वीडियो में पढ़ेंगे। तो 4 वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाए। नाउ सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट आर ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स क्या है? तो बेसिकली जो भी हमारे सेल्स हैं उन सेल्स के अंदर कुछ मेन कंपोनेंट होते हैं जिनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जैसे ये एनिमल सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, आपका साइटोप्लाज्म है, लाइसोसोम है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसी तरह से राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, वैकल्स, ये सारे क्या है? सेल के ऑर्गेनल्स हैं, यानी सेल के मेन कंपोनेंट हैं। तो इन्हीं के अंदर हम इन्हीं के बारे में डिटेल में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। प्लांट सेल के अंदर जो मेन ऑर्गेनल्स हैं, दैट इज प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये चीजें जो हैं हमारे प्लांट सेल के मेन कंपोनेंट है। इसी तरह से एनिमल सेल के मेन जो कंपोनेंट है, न्यूक्लियस, राइबोसोम, वेसिकल, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो कंपोनेंट हैं ये हमारे एनिमल सेल के मेन कंपोनेंट्स हैं। तो बेसिकली जो सबसे मेन हमारा है ऑर्गेनल्स में, वो आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? एक आउटर मोस्ट डेलिकेट इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो इनर एटमॉस्फेयर और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को सेपरेट आउट करती है। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल है, यानी कुछ सब्सटेंसेस को तो अंदर जाने देती है और कुछ सब्सटेंस को अंदर जाने नहीं देती। ये जो है बाई लिपिड लेयर और या प्रोटीन से बनी हुई होती है, और इसके अंदर जो है इसका मेन जो काम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो एक तो शेप देना सेल को, एक मैकेनिकल बैरियर के रूप में एक्ट करना बाहर और अंदर वाले में। ये क्योंकि सेमी परमेबल है तो कुछ सब्सटेंस जो उसको चाहिए उनको अंदर लेना और जो उसको नहीं चाहिए उनको बाहर निकालना। इसके अलावा ऑस्मोसिस, सेल की कंटिन्यूटी, मॉडिफिकेशन, ये सारे काम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करती है। कुछ जो है उसमें स्पेसिफिक फंक्शन भी करती है, जिसमें जैसे एड्जॉर्प्शन करने के लिए यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेंज हो जाती है माइक्रोविलाई में। ठीक है, तो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सबसे बाहर की साइड में सेल के होती है, जो सेम परमेबल मेम्ब्रेन है, जो सेपरेट करती है इनर एटमॉस्फेयर, इनर पार्टिकल्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। ये देखिए, ये आपकी मेम्ब्रेन है। तो ये जो मेम्ब्रेन है ये सेलेक्टिव परमेबल है, यानी कुछ चीज़ों को अंदर जाने देती है, कुछ को अंदर जाने नहीं देती। तो ये इम्परमेबल है और परमेबल भी है। ठीक है, सेलेक्टिवली परमेबल है एक्चुअल में ये, तो इट इज सेलेक्टिवली परमेबल। नाउ जो नेक्स्ट हमारा मेन कंपोनेंट आता है प्लांट का, मेनली सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? तो एक ये रिजिड सेमी इलास्टिक सेमी ट्रांसपेरेंट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है प्लांट के, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके चारों तरफ, मेनली प्लांट सेल में, फंजाई में, प्रोकैरियोट्स में। जो ये सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, इसके अंदर एक्स्ट्रा डिपोजिशन होता है लिग्निन का, सबेरिन का, क्यूटिन का। ठीक है, जो उसको थिकनिंग देती है, यानी उसको मोटा करने का काम करती है। जैसे जो पेड़ का तना होता है वो आपने देखा होगा, बहुत मोटा होता है। ठीक है, वो बेसिकली क्या होती है? डेड सेल्स होती हैं, और अंदर की साइड में हमारी लिविंग सेल्स होती हैं। इन सेल वॉल के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिससे कि वो कनेक्टेड रहे अपने बाहर के एटमॉस्फेयर के साथ में। प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं हम उसको। जो बाहर के एटमॉस्फेयर से अगर मान लो कुछ लेना है या उसको बाहर निकालना है
तो उसके लिए उसके अंदर सेल वॉल के अंदर स्मॉल पोर्स होते हैं। नाउ सेल वॉल का काम क्या है? इट प्रोवाइड शेप टू द सेल, प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, उसको ताकत देती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, उसको पैथोजन और मैकेनिकल इंजरी से बचाने का काम करती है, जिससे अंदर का जो पार्ट है वो डैमेज ना हो। ग्रोथ जो होती है सेल की वो सेल वॉल से ही इंक्रीज होती है। सेल वॉल अगर बढ़ेगी तो सेल की भी ग्रोथ इंक्रीज होती है। सेल वॉल जो होता है बर्स्टिंग ऑफ सेल से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जब उसके अंदर कुछ मटेरियल अंदर जा रहा हो, एंडोस्मोसिस कहते हैं हम उसको, तो उससे वो बल्ज होके फूल के टूट ना जाए या फट ना जाए, उसको प्रिवेंट करने का काम भी हमारी सेल वॉल करती है। इसके अलावा बहुत सारा जो बाहर से एटमॉस्फेयर चेंज होता है उससे भी अंदर के जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं या अंदर की जो सेल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है सेल वॉल। तो हमने सबसे पहले पढ़ा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा हमने पढ़ा सेल वॉल। सेल वॉल के मेन काम क्या है वो भी हमने यहाँ पे पढ़े हैं। नाउ सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है? देखो, सेल वॉल बेसिकली प्लांट सेल में होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट्स में भी और एनिमल सेल दोनों में है। जो सेल वॉल है इज लाइज ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर की तरफ होती है। यानी जो हमारा एनिमल सेल है उसमें बाहर की तरफ, क्योंकि जो हमारे प्लांट सेल है उसमें सेल वॉल भी आ जाती है। ठीक है, सेल वॉल रिजिड होती है, थिक होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल और थिन होती है, पतली होती है। सेल वॉल परमेएबल है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमेएबल है, कुछ सब्सटेंस को जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती। सेल वॉल हमारे सेलुलोज से और पैक्टिन से बनती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है लिपिड, प्रोटीन और थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बनती है। सेल वॉल का काम क्या है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ टू द सेल, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है कि जो मटेरियल है उनको अंदर जाने, सेलेक्टिव मटेरियल को अंदर जाने में मदद करने का काम है। तो ये हमारी सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफरेंस है। तो आपको दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा कि सेल वॉल प्लांट सेल के अंदर होती है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में ही होती है, प्लांट में भी और एनिमल में भी। एक थिक है और ये थिन है। ठीक है, तो ये चीजें आपने दिमाग में क्लियर रखनी है, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है ना। जो तीसरा एक और जो इंपॉर्टेंट हमारा ऑर्गेनल्स है दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी उसके मेन इंपॉर्टेंट काम है, जो चीजें मेन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करनी है, वो सारा काम न्यूक्लियस ही करता है। यानी उसमें सारा न्यूक्लियस का ही माइंड चलता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, जो एक केमिकल है जो कंट्रोल करता है सेल के फंक्शन को और प्रोटीन को बनाने में। न्यूक्लियस जो होता है, जो भी उसके अंदर सेल के अंदर सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे मूवमेंट है, ग्रोथ है, तो वो सारे काम जो है वो न्यूक्लियस करता है। इसीलिए हमने उसका सारा मूवमेंट, ग्रोथ को कंट्रोल करना न्यूक्लियस का काम है। उसी तरह से हमारी बॉडी में ब्रेन का भी यही काम है कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स वगैरह को, मूवमेंट को कंट्रोल करना। तो क्योंकि न्यूक्लियस जो है प्लांट के अंदर ये सारे काम करता है, इसीलिए उसको हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। ये न्यूक्लियस का एक आपको क्रॉस सेक्शन बना के दिखाया हुआ है। इसका मेनली काम क्या है? हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो होती है सेल की, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर लेके जाना। प्लांट सेल के अंदर ये पेरिफेरी में प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोट्स हमने पढ़ा था, प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट होता है। ठीक है, उसके अंदर उसको हम न्यूक्लियोइड्स कहते हैं। सेल्स लाइक आरबीसी हैं या सीव एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है। न्यूक्लियस जो होता है उसके बिना सेल सरवाइव कर सकती है। ठीक है, बट मेनली जो न्यूक्लियस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सभी के अंदर, सभी सेल्स के अंदर। जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर एक होता है न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट आउट करती है। इसके अंदर कुछ न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिससे कुछ मटेरियल जो है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में आपस में एक्सचेंज हो सके। फिर आपका न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, एक कलरलेस डेंस सैप है जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। और न्यूक्लियोलस जो है एक राउंड स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर आरएनए प्रोटीन्स होते हैं जो राइबोसोम फॉर्म जो है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो न्यूक्लियस के हमारे ये तीन पार्ट हैं, न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस। ज़्यादा हमें डीप में नहीं पढ़ना है, वो आप हायर क्लासेस में उसको पढ़े होंगे।
नाउ न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्रोमेटिन से जो बना होता है, जिसका मेन काम है सेल डिवीजन, उनको हम कहते हैं क्रोमोसोम। और यही जो है हेरिडिटी व्हीकल्स होते हैं, यानी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। जो ये क्रोमोसोम्स हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। इन क्रोमोसोम्स के अंदर दो सिमिलर थ्रेड्स होती हैं जिनको हम क्रोमेटिड्स कहते हैं, और दो जो क्रोमेटिड्स हैं उनके बीच का जो ये हिस्सा है दैट इज कॉल्ड सेंट्रोमियर। ठीक है, और दोनों जो साइड में सेंट्रोमियर्स के जो साइड में होते हैं वहां पे आर्म्स कहलाते हैं। ठीक है, ये जो दोनों आर्म्स है, तो ये हमारा क्रोमोसोम है, और इसका मेनली काम जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी फंक्शंस पढ़ लिए हैं। न्यूक्लियस का मेन फंक्शन क्या है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाना एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। और राइबोसोम्स जो है वो भी न्यूक्लियोलस का एक पार्ट है जो न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद होते हैं, उसके भी हम फंक्शन पढ़ेंगे आगे। तो न्यूक्लियस इसके अलावा सेल डिफरेंशिएशन करने का काम करता है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस बहुत जरूरी है सेल डिवीजन के लिए। और रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, और जो भी मान लो क्रोमोसोम्स में कोई चेंजमेंट आना है या जीन्स में कोई वेरिएशन आती है तो वो भी सब न्यूक्लियस के कारण ही होती है। तो ये न्यूक्लियस के मेन आपके फंक्शंस हैं। हमने जैसे पढ़ा था जो प्रोकैरियोट्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर लार्ज डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियोइड रीजन्स कहते हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा हमें अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ फ्लैजिलम होते हैं, जैसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो मोबिलिटी में हेल्प करते हैं, यानी सेल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने में मदद करते हैं। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स क्या होते हैं? अभी जैसे हमने पढ़ा कि एक प्रोकैरियोट्स हैं, एक यूकैरियोट्स हैं। तो पहले उसके अंदर भी हमने पढ़ा था प्रोकैरियोट्स जो है वो अर्ली ऑर्गेनिज्म में होते थे जिसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता था। और प्रोकैरियोट्स का जो साइज है 1 से 10 पिकोमीटर के बीच में होता था, जबकि जो हमारे यूकैरियोट्स हैं इनका साइज बड़ा है, 5 से 100 पिकोमीटर के बीच में है। इनके अंदर एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलस और डीएनए के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें सिर्फ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में, और न्यूक्लियोलस यहाँ पे एब्सेंट होता है। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में वो एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर सभी जो हमारे ऑर्गेनल्स हैं उनके अंदर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्रोकैरियोट्स के अंदर वैकल्स एब्सेंट होते हैं। वैकल्स बेसिकली एक बड़ा लार्ज स्पेस होता है, उनको वैकल्स कहते हैं, वो आगे हम पढ़ेंगे। वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है, जबकि यूकैरियोट्स में वैकल्स जो होते हैं दीज आर प्रेजेंट। प्रोकैरियोट्स में माइटोसिस एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में माइटोसिस प्रेजेंट होता है। माइटोसिस बेसिकली सेल डिवीजन में हेल्प करता है। प्रोकैरियोट जो है ये बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स के। और जो हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंजाई हैं, वो सारे यूकैरियोट्स में आते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर आपको हमने 3 बेसिकली ऑर्गेनल्स के बारे में बताया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी, ये तीनों ऑर्गेनल्स, और इनके मेन फंक्शंस क्या हैं वो आपको ढंग से क्लियर आपके माइंड में होने चाहिए। इसके अलावा प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में भी हमने डिफरेंस क्या है वो अभी पढ़ा है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप जो नोटबुक बना रहे हैं उस नोटबुक के अंदर जो भी हम ये वीडियो देख रहे हैं उनके सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन कर रहे होंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहे और आप इनको जो है जब भी आपको जरूरत पड़े आप इनको लर्न कर सकें। थैंक यू वेरी मच। पूरी उम्मीद है कि आप इसको ढंग से देख रहे होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज को रेगुलर कर रहे होंगे। जब तक हमारे स्कूल ओपन नहीं होते हम अपनी स्टडीज जो है उसको छोड़ना नहीं है, उसको कंटिन्यू करके रखना है, जिससे हम जब स्कूल में मिले तो ये चीज आपका क्लियर हो और कोई डाउट्स हैं तो वो हम वहाँ पे क्लियर कर सकें। वहाँ पे आपका रिवीजन टाइप में हो जाएगा, आपको ये सारी चीजें बेसिक पहले से पता होंगी तो वो आपको स्टडीज में हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ, स्टे होम।